Hello everyone. Let's start our class. गुड इवनिंग। क्या आपको मेरी ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर? एक बार मुझे मैसेज करके रिप्लाई करे वैशाली। यस सर, ओके। एक बार जुड़ जाइए, उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आज आज हमारी फिजिक्स की ये फर्स्ट क्लास है और एक्चुअली ऐप में मैं फर्स्ट टाइम ये लाइव क्लास ले रहा हूँ भाई आज। ठीक है, तो दोनों मिलके हम लोग क्लास को सेशन को कंप्लीट करेंगे। एक बार सारे आ जाएं, उसके बाद हम 6 बजे के समथिंग स्टार्ट कर देंगे अपनी क्लास को। आई थिंक क्लियर हो रहा है सब। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के हम लोग यहाँ पे क्या है एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, थ्योरी जो हम लोगों ने डाल रखी है कोर्सेज पे वो सफिशिएंट है। इनफैक्ट मतलब हम लोगों ने उसमें अप टू 11th क्लास या 12th क्लास तक की चीज़ें कवर कर रखी है। तो आपको थ्योरी वहीं से क्लियर करनी है। उसमें अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं भाई, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी। हम लोग हर चैप्टर की यहाँ पे क्या है लाइव क्लास करेंगे एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें हम लोग थ्योरी को साथ में समराइज करेंगे और चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार आ जाइए सारे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लास स्टार्ट कर देंगे भाई हम। अब जितने भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं सारे एस्पिरेंट, मुझे एटलीस्ट मुझे एक बार और रिप्लाई कर दे कि मेरी वीडियो एंड ऑडियो बोथ आर क्लियर टू एवरीवन, देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। साथ में आप मुझे रिप्लाई करते रहें भाई बीच में। देखिए मेरा फर्स्ट टाइम है क्लास का, तो मैं क्या करूंगा अभी स्टार्टिंग में आपसे पूछ लेता हूँ चीजें, और हम लोग जो भी बेसिक डिसीजन करना है। ऑल क्लियर, ओके। ठीक है जी, थैंक यू। तो हम लोग साथ में क्या है रिवाइज करते रहेंगे थ्योरी को भी। ठीक है, और लास्ट में जो भी आप लोगों की अगर कोई जनरल क्वेरीज होगी वो हम क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे। टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई आपका एमसीक्यूज या आंसर आ रहे हैं वो मैं साथ साथ में चेक करता रहूंगा। ठीक है, वो हटा दी गई है वो एस्टेट के लिए। देखिए जो मैंने एस्टेट फिजिक्स के नाम से फोल्डर क्रिएट किया है वो हमारा फाइनल है। 2024 में जितनी भी चीजें आपकी ऐड होनी है वो हम एस्टेट फिजिक्स फोल्डर में ही ऐड करेंगे। ठीक है, उसमें जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी थ्योरी की हैं। ठीक है, वो आपको कवर करनी है। साथ में मैं क्या करूंगा, जैसे हम लोग हर एक चैप्टर की यहाँ पे क्या है प्रैक्टिस लाइव ले लेंगे, और इसके अलावा मैं आपको एक वीडियो और रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि एटलीस्ट देखो भाई 20 से 25 क्वेश्चन अब हम कर लेंगे लाइव में, और 20 से 25 क्वेश्चन मैं आपको रिकॉर्डेड में भी करवा दूंगा। यानी कि आपका पर चैप्टर 50 to 60 क्वेश्चन हम मैं आपको क्लियर करवा दूंगा भाई चीजों में। फिर मैं आपको क्या है 20 से 25 क्वेश्चंस की पीडीएफ भी अवेलेबल करवाऊंगा आपको विद सॉल्यूशन, ताकि आप घर पे उसको प्रैक्टिस कर सको। तो अगर हम एक चैप्टर के अप्रोक्सीमेट 70 to 80 क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो वो हमारा लगभग उसमें सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई।
ठीक है, तो मेरी तो ये है, बट अगर इसके अलावा अगर आपको और कोई चीज है तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास भाई। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो साथ साथ में जो भी हमारे क्वेश्चन साथ में स्क्रीन पे आ रहे हैं उनका आप साथ साथ में रिप्लाई करते रहें। ठीक है, वो मैं लेता रहूंगा। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन में जो थ्योरी हमारी इन्वॉल्व होगी हम उसको यहाँ पे क्या है भाई मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमारा क्या है। अच्छा सर, पहले थ्योरी करवा देता हूं मैं। देखिए मेनली क्या है भाई इस चैप्टर में आपका जो कंसेप्ट बन रहा है, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ भाई। हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू 10th क्लास सिलेबस जो हम लोगों ने एस्टेट में दे रखा है। तो मेनली हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे क्या है भाई इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट दे रखा है। ठीक है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो मैं एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा देता हूँ भाई चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए तो इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले हम लोग बच्चे जब डिफाइन करते हैं तो करंट का मीनिंग होता है किसी भी चीज का फ्लो होना। अगर किसी पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है तो हम उसको वाटर करंट डिफाइन करते हैं। तो अगर किसी सर्किट के अंदर हमारा अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है तो चार्ज के मूव करने से हम क्या बोलते हैं भाई सर्किट के अंदर करंट है। और बेसिकली यहाँ पे जो हम चार्ज डिफाइन करते हैं, अब हमारे पास दो तरीके का चार्ज होता है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई हम हमेशा करंट को फ्लो करवाने में हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही कंसेप्ट लेके चलते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई जो हमारा मास ऑफ एक मिनट मास ऑफ जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो मास ऑफ प्रोटॉन के लगभग कितना होता है भाई 1837। इतना अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, लगभग हमारा क्या होता है ये 2000 टाइम, यानी कि जो हमारा मास ऑफ प्रोटॉन है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 गुना ज्यादा है। अब मान लो भाई अगर जनरल एग्जांपल ले, अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम 1 किलो ले लेते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2000 किलो। अगर आप दोनों पे सेम फोर्स अगर यहाँ पे अप्लाई करोगे तो यानी कि भाई 1 किलो वाला बंदा ज्यादा भागेगा विद रिस्पेक्ट टू 2000 के हिसाब से। तो इसलिए जब हम किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि काम करते हैं तो उसमें बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया, हम इसको एक फॉर्मूला और डिफाइन करते हैं कि जो हमारा चार्ज है किसी भी सर्किट में उसको डिफाइन करते हैं Q इज इक्वल टू एन ई की फॉर्म में, एन ई अपॉन टी। तो यहाँ बेसिकली जो हमारा यहाँ पे ई होगा ये हमारा बेसिक एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू लेते हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, वो हम यहाँ पे कितना डिफाइन करते हैं, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ये हमारी बेसिक एलिमेंट्री चार्ज की यूनिट है। अब अगर हमारे पास दो चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस दिखाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। और प्रोटॉन के ऊपर दिखाते हैं तो प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। तो बेसिक जो हमारी टॉपिक है भाई उसमें हम इलेक्ट्रॉन चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कितने तरीके से हम मेथड को चार्ज कर सकते हैं, तो बेसिकली वो सारी चीजें हम लोगों ने थ्योरी में कवर कर सकी है। फिर हम लोग मानते भी जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है डायरेक्शन डिफाइन करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो कन्वेंशनली मानते हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज से वो नेगेटिव यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में मूव करता है। और इलेक्ट्रॉन की जो हम लोग डायरेक्शन लेते हैं वो करंट के अपोजिट डिफाइन करते हैं। ठीक है, यानी कि जिस डायरेक्शन में अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे भी बोल सकते हैं भाई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल हमारा करंट मूव करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है भाई उसके अपोजिट में करता है। और पोटेंशियल के केस में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि जो हमारा करंट है वो हमारा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलता है। तो ये हमारा बच्चे इलेक्ट्रिक करंट का क्या है बेसिक कंसेप्ट है। आप सभी को आई थिंक चीजें क्लियर हो रही है भाई। साथ में एक बार आप मुझे ऑडियो वीडियो का एक बार और बता दीजिए ताकि फिर मैं अपना कंटिन्यू क्लास स्टार्ट कर लूंगा जिस वे में मैं पढ़ाता हूं भाई। ठीक है, और एक्चुअली क्या स्कूल में मुझे थोड़ा सा बच्चे बोलने की आदत हो गई है, तो आप एज ए स्टूडेंट ही हो मेरे तो मैं यूज कर सकता हूँ। एक बार मुझे एक बार और मैसेज कर दीजिए कि ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर टू एवरीवन। ओके ठीक है जी, करते हैं जी स्टार्ट हम लोग। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं भाई सेकंड कंडीशन जो हम डिफाइन करेंगे चैप्टर में वो हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। कि अगर करंट को अगर हमें किसी भी सर्किट में अगर मूव करवाना है
तो उसको बेसिकली हमारे पास क्या भाई, हम उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो काम हम किस तरीके से करते हैं, लेट्स से अगर हमें ये हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर में हमें चार्ज को एक टर्मिनल से यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करवाना है, तो मूव करवाने में जो हम काम करते हैं उस काम को हम लोग क्या है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम दो चीजें पढ़ते हैं भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम दिखाएंगे पोटेंशियल को V से, तो VA माइनस का VB, ये हमारा क्या होता है कि किसी भी चार्ज Q को A पॉइंट से B पॉइंट मूव करवाने में जितना हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं भाई, पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर हम किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की बात करेंगे तो VA माइनस VB यानी कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर आपको एक ही पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल डिफाइन करना है तो उसके लिए हम सिंपल टर्म पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं कि जहां से हम चार्ज को लेके आए हैं उस स्टार्टिंग वाले चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी पे डिफाइन करते हैं, यानी कि ए को हम लोग क्या भी मान के चलेंगे भाई कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन में हम इनफाइनाइट से एक पॉइंट को लेके आए किसी भी पर्टिकुलर रीजन बी पे, तो वहां पे फिर हमारा क्या होगा भाई, वी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे डिफाइन कर देंगे कि भाई बी पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल कितना होगा, और उसका हमारे पास सिंपल 10th क्लास के हिसाब से ये वाली डेफिनेशन हमारी बनती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली हम लोग काम कर रहे हैं भाई, वर्क डन की वैल्यू है चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जो थर्ड लॉ चीज डिफाइन करते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं भाई ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ में हम लोग क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिशमेंट करते हैं कि जितना किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसमें उतना ही करंट की वैल्यू ज्यादा रहेगी। और जब हम यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे भाई, कांस्टेंट R, और इसको हम लोग क्या नाम डिफाइन किया हम लोगों ने यहाँ पे, रेजिस्टेंस डिफाइन किया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ लोड करेंगे भाई V एंड I का, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन आता है। तो इस ग्राफ की जो हमें स्लोप मिलेगी टेंजेंट थीटा यानी कि चेंज इन y एक्सिस V2 माइनस V1 डिवाइड बाई चेंज इन x एक्सिस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस में पोटेंशियल है V2 माइनस V1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे I2 माइनस I1। तो स्लोप, इस ग्राफ की जो स्लोप है बच्चे वो हमें क्या है यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू देने वाली है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो V और I पे डिपेंड नहीं करती है, तो वो सर्किट की जो हमारे पास कोई भी अगर कंडक्टर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगी। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे डिपेंड करती है हमारी, दैट इज L अपॉन A। ठीक है, यानी कि एक तो हमारी लेंथ पे डिपेंड करती है, एक हम लोग पढ़ते हैं भाई एरिया के ऊपर कंसेप्ट में, एक हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं दैट इज नेचर ऑफ सब्सटेंस हमारा कैसा है, और एक हम डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। तो हमारे पास ये भाई जनरल फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे जो मेरे पास ये वाली चीज है दैट इज रेसिस्टिविटी, जब हम प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटा के यहाँ पे चीज यूज करते हैं, ठीक है, तो रेसिस्टिविटी हमारा यहाँ पे क्या है, कंसेप्ट बनता है कांस्टेंट का। और रेसिस्टिविटी हमारे यहाँ पे क्या है, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है किसी भी कंडक्टर की, है ना, कि भाई किसी भी सिचुएशन में हमारा जो R की वैल्यू चेंज हो सकती है कंडक्टर के लिए, बट उसकी जो रेसिस्टिविटी है वो हमारी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, रेजिस्टेंस का उल्टा हम पढ़ते हैं यहाँ पे कंडक्टेंस, इसका रिवर्स कर देंगे। और रेसिस्टिविटी का अगर हम लोग जो उल्टा पढ़ते हैं भाई उसको हम डिफाइन करते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी के बिहाफ पे हम कंडक्टर को क्लासीफाई करते हैं कि जिस भी सबस्टांस की कंडक्टिविटी ज्यादा है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और जिसकी कंडक्टिविटी हमारे पास लो है, ठीक है, उस तरीके से डिफाइन करेंगे भाई। एक फॉर्मूला हम रेजिस्टेंस का डिफाइन करते हैं टेम्परेचर की फॉर्म में। तो वहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि लेट्स से हमारे पास कोई भी कंडक्टर है जिसका T नोट टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है R नोट, यानी कि मैं अब ये फोर्थ वाली क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूं कि लेंथ एरिया नेचर वो हम लोग इस फॉर्मूले में पढ़ते हैं रेजिस्टेंस के। अब टेम्परेचर के साथ में हमारा क्या रिलेशन होता है, ठीक है, जनरली तो हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, जब हम टेम्परेचर को अगर यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, कंडक्टर की रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है। इट मीन्स कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है, कंडक्ट करने की जो पावर है वो कम हो जाएगी। अब उसके लिए हम फॉर्मूला डिफाइन करेंगे। लेट्स से अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है जिसका टेम्परेचर हम ले लेते हैं T नोट, उस पे उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है R नोट। हम लोगों ने T टेम्परेचर पे इंक्रीज किया, तो T टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया भाई, R बढ़ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं कि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज हुआ है R अपॉन R नोट, चेंज इन रेजिस्टेंस हमारा जो होगा, ठीक है, डिवाइड बाई ओरिजिनल रेजिस्टेंस R नोट, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। ये हमारा जनरली कंसेप्ट है भाई
ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटा के कॉन्स्टेंट लगाएंगे, तो आर माइनस का आर नोट डिवाइड बाई ओरिजिनल जो हमारा स्टार्टिंग में था टी नोट टेम्परेचर पे, वो मेरा आ जाएगा यहाँ पे अल्फा डेल्टा टी दिखाएंगे भाई इसको। तो डेल्टा टी हमारा यहाँ पे क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने अल्फा डिफाइन किया है, ये हमारा कॉन्स्टेंट है, जिसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं यहाँ पे, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसकी यूनिट क्या होती है भाई, पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये अल्फा हमारा क्या है भाई, अलग अलग कंडक्टर के लिए हम डिफाइन करते हैं। जैसे हम अल्फा अगर हम किसी मेटल के लिए डिफाइन करेंगे तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला बनेगा आर माइनस का आर नोट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, ओरिजिनल इंटू में डेल्टा टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू में चेंज इन टेम्परेचर। अब जैसे हम मेटल के लिए पढ़ेंगे तो मेटल के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 0 से ज्यादा होती है। ठीक है। सेमी कंडक्टर के केस में हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, सेमी कंडक्टर के केस में हम लोग ये डिफाइन करते हैं, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सेमी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर बढ़ने से वो क्या हो जाएगा भाई, कम होगा। ठीक है। रेसिस्टिविटी भी हमारे यहाँ पे क्या है, कम होती है, और कंडक्टिविटी की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली कंसेप्ट है भाई जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस के बाद, उसके बाद हमारा पावर का कंसेप्ट रहेगा। उसके बाद हम लोग भाई रेजिस्टेंस को क्या है, कंबाइन करना सीखते हैं। तो हम लोग जब सीरीज में पढ़ते हैं तो सीरीज में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि वोल्टेज जो है हमारी हर एक इक्विपमेंट में डिफरेंट रहती है और करंट की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, सेम। तो अगर हम लोगों ने रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड कर रखा है, ठीक है, लेट्स से इसका R1 है, ये R2 है और ये हमारा यहाँ पे क्या है, R3 है। तो जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हम निकालेंगे दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 रहेगी। और पैरेलल के अंदर जब हम कंबाइन करते हैं तो पैरेलल में आपको ध्यान में रखना है जो हमारे घरों में कनेक्शन है वहां पे हर एक रूम में यानी कि हर एक उसमें हमारी वोल्टेज सेम रहती है और हर एक इक्विपमेंट में करंट की वैल्यू डिफरेंट रहेगी। अगर हम लोग पैरेलल में उसको ऐड करेंगे भाई, ठीक है, तो पैरेलल में हमारा क्या रहेगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की फॉर्म में उसको हम ऐड करेंगे, दैट इज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट बनेगा भाई। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, हम लोग उसके बाद हमारे दो चीज और बचती है भाई यहाँ पे। एक हम लोग पढ़ते हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक हम इसमें डिफाइन करेंगे भाई दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। ये दो चीज और है मेनली भाई कंसेप्ट। बाकी हमारे पास वो डिफरेंट मटेरियल है जो हम लोग मतलब अलग अलग कंपोजिशन से बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर, ये हमारा इतना कंसेप्ट है भाई जो हमारे 10th क्लास के अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि बेसिकली हम लोग कितना काम कर रहे हैं भाई, हम लोगों को समझना है कि जो भी हम लोग काम करते हैं वो काम हमारा एनर्जी की फॉर्म में ही स्टोर होता है। ठीक है। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर में अगर हमारा लेट से में आई करंट फ्लो करवाना है, ठीक है, यहाँ पे हमारा लेट से पोटेंशियल हमारा कितना है अभी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को लेकर जाने में वी। तो बेसिकली हम पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ते हैं W अपॉन क्यू। तो हमारा वर्क डन कितना होगा भाई, चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाने में उसकी वैल्यू आएगी दैट इज क्यू इंटू में वी। फिर हम लोग यहाँ पे क्या है भाई, इस ओम्स लॉ का यूज करके इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू ये आई है, W इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, V हो जाएगा भाई। तो ये हमारा यहाँ पे काम आया है। और पावर में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, और जब यहाँ पे भाई वर्क डन है इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई, एनर्जी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास एनर्जी का या वर्क डन को हम डिफाइन करते हैं वो हमारे पास फॉर्मूला बनता है दैट इज VIT। ठीक है। एक हमारा यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनेगा भाई दैट इज I स्क्वायर RT, और एक हम लोग डिफाइन करते हैं V स्क्वायर अपॉन R इंटू में दिस। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम पावर के थ्रू ही निकालते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला है, पावर हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज VIT अपॉन टाइम। तो यानी कि पावर हमारा क्या होता है भाई, पर टाइम हमारा कितना वर्क डन हम लोग कर रहे हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो P इज इक्वल टू VI I स्क्वायर R, और हमारा क्या हो जाएगा भैया भाई दैट इज V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है। और लास्ट कंसेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी थ्योरी में वो ये पढ़ा है पावर को ऐड करना। यानी कि अगर मान लो हमारे पास बल्ब है भाई अलग अलग पावर के,
अगर हम लोग पावर को सीरीज में ऐड करते हैं तो सीरीज में हम लोग इस तरीके से ऐड करेंगे भाई पावर को, 1/P1 प्लस 1/P2 समथिंग, ठीक है। और अगर हमें पैरेलल में पावर को ऐड करना है तो सिंपली हम उसको इस तरीके से ऐड करेंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3। तो ये जो भाई हमारी मोस्टली जो है, ये हमारी क्या है मोस्टली थ्योरी इस चैप्टर की। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है सभी को? यहाँ पे अगर कोई आपको पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो भाई, ठीक है। एक बार रिप्लाई करेंगे मुझे सारे बच्चे ग्रुप में। यहाँ तक चीजें क्लियर है तो क्या हम लोग अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकते हैं आगे? एक बार सारे मुझे एक बार रिप्लाई करेंगे भाई, क्लियर है? ओके, मंजीत कौर, बाकी भी एक बार मुझे मैसेज करे भाई। उसके बाद फिर हम लोग क्या है, अब देखो जितनी भी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है, मैंने आपको मेन मेन चीजें करवाई है भाई, हालांकि डिटेल में हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको क्या है भाई, थ्योरी के साथ में हमें क्या है क्वेश्चंस को लगाना है यहाँ पे। तो अलग अलग कंसेप्ट हम किस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, यू आर गिवन टू एन आइडेंटिकल वायर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस हमारा क्या है आर है, when these are connected in parallel the equivalent resistance is x, when these will be connected in series then equivalent resistance will be। तो बताइए इसका क्या आंसर रहने वाला है भाई? तो हम लोगों ने बेसिकली रेजिस्टेंस के कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है भाई। अगर हमारे पास लेट से n हमारे पास रेजिस्टेंस है और वो हम लोगों ने किस में ऐड कर रखे हैं, रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड कर रखे हैं, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हम लोग यहां से कैसे निकालते हैं भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके, ठीक है। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आएगी भाई R इक्विवेलेंट की क्या हो जाएगी, अगर सबका ही रेजिस्टेंस R है तो सीरीज के अंदर हमारे पास टोटल इक्विवेलेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, NR हो जाएगी, ठीक है। तो व्हाट विल बी व्हेन दीज विल बी कनेक्टेड इन सीरीज देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, ये आएगा भाई सीरीज के अंदर। अगर हम लोग इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद हम पढ़ते हैं भाई कि पैरेलल में हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से रहेगी 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू n। तो टोटल जो हमारे पास इक्विवेलेंट की वैल्यू रहेगी पैरेलल में वो क्या हो जाएगी भाई n/R, और यहां से मेरे पास पैरेलल में कंडीशन बनेगी हमारे पास, दैट इज R/n। ये हमारा केस बनेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा आंसर क्या आना चाहिए भाई, अगर सिर्फ सीरीज में कनेक्ट कर रखा है हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पे nx, ठीक है। अगर इन दोनों का अगर वो आपसे रेशियो पूछता है, अब देखो ये हमारा पैरेलल का यहाँ पे बना है और ये हमारा सीरीज का, अगर वो आपसे बोलता है कि भाई सीरीज अपॉन रेशियो निकालिए पैरेलल वाला, तो सीरीज में हमारा आया है nr और पैरेलल में हमारा बना है r/n, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी भाई n² की फॉर्म में। तो ये भी हमारा यहाँ पे कंसेप्ट रहेगा भाई जो आपको देखना है, ठीक है। हाँ जी, n²x इन दोनों का रेशियो है भाई, ये आएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो आपको पढ़ना है भाई ध्यान से, ठीक है। when these will be connected in series, इसलिए देखो आपको थ्योरी पता होती है पेपर में, लेकिन उसमें हमें ध्यान में रखना है कि भाई पैरेलल, अच्छा ओके ओके, तो अगर पैरेलल में हमारा इतना है, ठीक है भाई, तो सीरीज वाला हमारा कंसेप्ट, ठीक है, मैं थोड़ा सा और समझ गया था। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो यहाँ पे रहेगी वो क्या हो जाएगी भाई मेरे, दैट इज n² इंटू में RP, ठीक है। और RP में हमारे पास वैल्यू आई है, तो ये मेरा जो आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे दैट इज n² R हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा भाई हमारा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बनेगा, ठीक है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास R है। अब ये क्या कर रहे हैं भाई, इस रेजिस्टेंस को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहां से R/5 हो जाएगी। अब आपको इन्होंने क्या बोला, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया है अभी, ठीक है। तो अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हम किस तरीके से इसकी वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, दैट इज 5/R, क्योंकि 1/R की फॉर्म में ऐड करना है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, दैट इज
24 अपॉन, तो अगर आप पैरेलल में अगर आप इसको कनेक्ट करते हो तो पैरेलल में हमारा आंसर कितना आएगा भैया से, दैट इज r अपॉन 25। यानी कि अगर सीरीज में सिर्फ एक r वैल्यू आई है, अगर 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके उसको पैरेलल में ऐड करेंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 25 टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या इन दोनों का रेशियो निकालना है भैया आपको r डैश, तो कितना जाएगा भैया मेरे पास r डिवाइड बाई r अपॉन 25। तो यहां से मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई भाई इसकी 25। तो क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए भाई, यहां पे देखो दो चीजें से करते हैं। अब इन्होंने यहां पे क्या बोला है, इसको मैं दोबारा से करवा देता हूं। इफ n आइडेंटिकल वायर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस r है, और हम लोगों ने इसको क्या है, व्हेन दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलो ठीक है, मैं थ्योरी के हिसाब से नहीं, इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करवाते हैं भाई एक बार। हमारे पास यहां पे देखिए भाई n हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है जो हमारे पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और हम लोगों ने इसको क्या है भाई पैरेलल में ऐड किया है, तो वैल्यू कितनी आएगी यहां से मेरे पास 1 अपॉन r1। अब 1 अपॉन r2 करेंगे तो ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी n अपॉन r। तो यानी कि r इक्विवेलेंट जो हमारा पैरेलल में हम लोगों ने ऐड किया है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है भाई, यहां से r अपॉन n की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि व्हेन दीज रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर हम इसको सीरीज में ऐड करेंगे यहाँ पे, तो मेरे पास जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है वो मेरे पास वैल्यू रहेगी भाई, दैट इज NR की वैल्यू। तो अब आपको यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, तो देखो यहां से आप क्या कर लीजिए, इस वाले सिचुएशन से आप R की वैल्यू निकाल लीजिए। तो R की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, यहां से XN आ जाएगी इस वाले केस से, और R की वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए तो आपका n स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट हमारा मतलब हमारा आंसर आ जाएगा यहां से। ठीक है, कौन से ईयर के PY के हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा किस तरीके का है यहाँ पे। ए लेटर ए इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ohm per centimeter. The side of the letter are 20 centimeter and the cross piece of the middle is 10 centimeter long. The resistance between the end of legs will be. ये क्वेश्चन निकालिए भाई। देखिए ये मैं कोई PYQ नहीं करवा रहा हूँ भाई, मैं अपनी मैच्योरिटी से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आप लोगों को कि किस तरीके के हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो हम लोगों ने चैप्टर में थ्योरी पढ़ी है उसके साथ में हम लोग अपनी थ्योरी को रिलेट कर सकें। अब देखो भाई, आपको यहाँ पे ए लेटर बनाना है। ठीक है, ये हमारा ए लेटर इस तरीके से बनेगा। अब ए लेटर जो है हमारा, ये जो पूरी की पूरी लेंथ है हमारी, ये 20 सेंटीमीटर है। इसके सेंटर से एक लाइन ये इस तरीके से खींची हुई है, ये आपकी दे रखी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो ये वाली भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये वाली भी 10, और ये वाली भी 10, और ये वाली भी 10। अब इन्होंने बोला है कि पर सेंटीमीटर हमारा अगर 1 ओम का रेजिस्टेंस है तो टोटल हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा, अगर इसको इस तरीके से मान रहे हैं भाई, दैट इज ABCDE, तो देखो अगर पर सेंटीमीटर अगर हमारा 1 ओम है तो यानी कि B से C में हमारा कितना ओम का रेजिस्टेंस बनेगा, 10 ओम। यहाँ पे भी हमारा 10 ओम हो जाएगा, ये भी 10 ओम है हमारा, ये भी 10 ओम है, और इनसाइड वैल्यू भी हमारी कितनी बनेगी, 10 ओम। अगर आपको इसको सोल्व करना है तो भाई आप ए और ई को पकड़िए और उसको स्ट्रेच करिए जैसे हम अमूमन करवाते हैं। तो ये हमारा किस तरीके की डायग्राम बनेगा भाई, ये हमारा कुछ इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, एक मिनट भाई, ये देखिए भाई, अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो सोल्व आउट करने के बाद हमारा मेनली ये हमारा कंपोजिशन बनेगी। यानी कि ये जो हमारा है भाई पॉइंट, दैट इज ये ए एंड है हमारा, ये हमारा बी एंड है, इनके बीच में ये सी एंड हो गया है, ये हमारा डी एंड है। ठीक है, और ये जो हमारा बी और डी कॉमन है भाई, इसके केस में हमारा पैरेलल में एक रेजिस्टेंस हो रहा है, और ये मेरा 10 ओम का रेजिस्टेंस आ गया है। यानी कि अगर हमारे पास कोई ए लेटर है तो ए लेटर को हम इस तरीके से यहाँ पे क्या है, एक मिनट, तो अगर आप इसको अब सोल्व आउट कीजिए कि कितना आंसर आएगा यहाँ पे मुझे। हाँ, जो भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे उन क्वेश्चंस की आपको, जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो इसको सोल्व करिए भाई, बताइए कितना आंसर आएगा।
तो अगर हम यहाँ पे इसको सीरीज में ऐड करते हैं तो सबसे पहले तो अब इनको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 10 ओम एंड 10 ओम। इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ से 20 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद देखो अगर हम दोनों को ऐड करना है तो इन दो, ये हमारा 10 ओम है, तो इन दोनों को यानी कि ये वाला जो हमारा कंपोजिशन और ये वाला है, इसको हम सोल्व करेंगे तो 1/r की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1/20 प्लस 1/10। इसको सोल्व आउट करेंगे यहाँ से हम लोग, तो ये मेरे पास आ गया भाई 3/20। तो इट मीन्स जो ये मेरा दोनों का ये डायग्राम आया है, इसका मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, दैट इज 20/3, लगभग कितना आ जाएगा भाई 6.67, ये मेरा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब ये देखो बाकी जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे 10 ओम 6.67 इंटू में 10, तो ये तीनों ही हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी भाई, दैट इज 6.67 प्लस 10, तो ये आ जाएगा मेरे पास दैट इज 26.7 ओम। ठीक है, सारे बच्चे एक बार मुझे रिप्लाई करेंगे कि क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया अभी कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको सोल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पे क्या बनेगा भाई, एक मिनट भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप बस साथ में रिप्लाई करते रहे ताकि मैं समझ जाऊं कि आप समझ रहे हो मैं चीजें साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सिलेंड्रिकल रोड इज रिफॉर्म्ड टू ट्वाइस इट्स लेंथ with no change in its volume if the resistance of the road is R then the new resistance will be। तो आपको यहाँ पे क्या बताना भाई, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल रोड है, इसको समझने की कोशिश करें भाई। देखो ये हमारे पास लेट से एक वायर है भाई, ठीक है, अगर लेट से इस वायर की लेंथ अगर हम लोग यहाँ पे L ले लें और इसकी रेडियस अगर हम यहाँ पे R मान लेते हैं, ठीक है, तो इस सिचुएशन में इन्होंने क्या बोला है, अब सेकंड केस में इन्होंने क्या किया है, इस सिलेंड्रिकल रोड को रिफॉर्म करके इसकी लेंथ को ट्वाइस कर दिया है, लेकिन इसकी वॉल्यूम चेंज नहीं कर रही है। तो देखो सिंपली हम लोग क्या है, सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोग पढ़ते हैं दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हम लोग एच क्या ले रहे हैं भाई, इसकी लेंथ ले रहे हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू में एल। और पाई आर स्क्वायर भाई हम लोग इसको एरिया की फॉर्म में डिफाइन करेंगे, तो हम लोग वॉल्यूम को यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं एरिया इंटू में लेंथ। ठीक है, अब लेट से अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं भाई, ठीक है, तो अगर मान लो इसको हमने स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को हम लोगों ने डबल कर दिया है, ठीक है, ये हमारी क्या है, पहले अगर एल थी तो ये ठीक है, और इसका एरिया ले लेते हैं भाई, ए है यहाँ पे। तो आप सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ए डैश इस एरिया की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद फिर हम रजिस्टेंस में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास जो रजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला वो होता है दैट इज रो एल अपॉन ए। अब इन्होंने बोला है कि अगर वॉल्यूम हमारी सेम है तो इट मीन जो मेरे पास पहले वाली वॉल्यूम है, ठीक है, हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ रखा है कि A1 L1 जो मेरे पास बराबर होगी वो A2 L2 के बराबर होती है। तो यहाँ पे मैंने इस वायर की एरिया ले रखा है A, लेंथ हमारी L1 है, यहाँ से मैं A2 की वैल्यू निकालनी है भाई, यानी कि जो हम लोगों ने A डैश ले रखा है अपने क्वेश्चंस में। ठीक है, ये मेरे पास आ गया A डैश और लेंथ मेरी यहाँ पे इन्होंने कितनी कर दी है 2L। तो यहाँ से मेरे पास A डैश की वैल्यू कितनी आ गई है, A L अपॉन 2L की कंडीशन। तो यानी कि अगर आप उसकी लेंथ को डबल करोगे तो उसका एरिया हमारा क्या है, सर ये डायग्राम समझ में नहीं आया है, ये वाला डायग्राम समझाना है आपको। देखिए इसमें बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इन्होंने बोला है कि देखो ये जो AC वाली लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और इसके AC के बीच में मिड पॉइंट के बीच के थ्रू एक वायर जो हम लोग A की फॉर्म में जोड़ते हैं ये 10 सेंटीमीटर का है। तो यानी कि BC की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, और AB की वैल्यू भी मेरे पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर पर सेंटीमीटर मेरा 1 ओम रेजिस्टेंस है तो BC में भी मेरा 10 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, AB के अंदर भी 10 ओम रेजिस्टेंस, CD के अंदर भी 10 ओम एंड हमारा DE के अंदर भी 10 ओम रेजिस्टेंस हो गया है। अब अगर आपको यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है बिटवीन द एंड ऑफ लेग्स, यानी कि A और C के थ्रू आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप इसको स्ट्रेच कीजिए यहाँ पे। तो अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो देखो जो A और B वाला रेजिस्टेंस है वो तो 10 ओम यहाँ पे मैंने प्लेस कर रखा है, ठीक है, और D और E वाला ये मेरा यहाँ पे रहा। एक मिनट, ये मेरा यार D और E, ये तो हमारा बहुत इजी कंसेप्ट है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हमें समझना है BCD वाला कंसेप्ट। देखो B और D ये देखो मैंने जोड़ रखा है भाई यहाँ पे, तो 10 ओम वाला रेजिस्टेंस तो मेरा यहीं पे आ रखा है, ये देखिए ये 10 लोग जो हम लोगों ने B से D के बीच में जोड़ रखा है, और इसके पैरेलल में अगर हम स्ट्रेच करते हैं
बी सी और सी डी, ये दोनों सीधी लाइन हो जाएगी और ये दोनों हमारे क्या आ जाएंगे, सीरीज में बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि ये हमारी इस तरीके का इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा इस ए मतलब अल्फाबेट का। ठीक है, तो अब समझ में आ गया है। अब बी और डी के बीच में दो रेजिस्टेंस हमारे 10 ओम के सीरीज में है, उनको ऐड कर लीजिए। उसका जो आंसर आएगा उसको आप 10 ओम का जो नीचे है उसके साथ पैरेलल में सोल्व आउट करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है क्या अभी? आई थिंक जिस बच्चे का भी डाउट है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में चलेंगे भाई, जो हम लोग कर रहे थे, तो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था कि वॉल्यूम के अंदर जब हम ये चीज करते हैं तो अगर किसी भी वायर की वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, तो यहां से अगर हम लोगों ने उसकी लेंथ को डबल किया है तो उसका एरिया हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ। अब देखो हम लोग इस वायर के रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज रो एल अपॉन ए। ये मेरे पास फर्स्ट जो वायर है, जब उसकी लेंथ एल है और एरिया ए है, तो हमारे पास ये आंसर बना है यहाँ पे। अब हम इस वायर की निकालेंगे भाई यहाँ से, तो जो मेरा आर डैश की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, दैट इज L1 अपॉन A1 की कंडीशन बनती है। ठीक है, तो रो मेरा आ गया है। अब L1 की लेंथ मेरे पास कितनी है, पहले से डबल है, तो 2L पुट कर दीजिए, और जो मेरा रेजिस्टेंस होगा भाई वो पहले वाले एरिया की क्या हो जाएगा, हाफ को हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास R डैश की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज रो L अपॉन A, और 4 मेरा जो फैक्टर वो बाहर निकल जाएगा भाई, और रो L अपॉन A मेरे पास ही R की वैल्यू होती है। इट मींस अगर आप उसकी लेंथ को क्या कर रहे हो भाई, डबल कर रहे हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो आपका 4 टाइम यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये हमारा मेनली कंसेप्ट है यहाँ पे। समझ में आ गया है भाई क्वेश्चन कि हम लोगों ने इसको किस तरीके से सोल्व किया है? ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक क्लियर है भाई ये चीज। चलिए भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बनेगा यहाँ पे। हाँ जी, बाकी एक बार मुझे रिप्लाई करें कि भाई चीजें आपको क्लियर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पे क्या बनेगा भाई, ए करंट ऑफ 4.8 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकंड थ्रू द कंडक्टर विल बी। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए भाई एक बार आप। एक बार मुझे सारे सारे डायग्राम समझ में नहीं आया है दीप्ति। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है भाई रीना? देखिए मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है 4.8 एम्पियर का इन ए कंडक्टर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बताने हैं पर सेकंड कितने पास करेंगे कंडक्टर के अंदर। तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, हम लोग पढ़ते हैं कि करंट जो हमारा होता है दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज होता है किसी भी कंडक्टर में पर यूनिट टाइम के थ्रू। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि बेसिकली जो हमारे चार्ज यहाँ पे होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो Q इज इक्वल टू एन ई हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपको ये बताना है अगर एक सेकंड में हमारा करंट यानी कि करंट की वैल्यू आपको दे रखी 4.8 एम्पियर, टाइम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एक सेकंड, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने कितने होंगे, और मेरे पास ई की वैल्यू क्या होती है भाई, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ये मेरा यहाँ पे कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कितना आंसर बनेगा भाई, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 4.8 इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 90। इसको सोल्व करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो जब इसको हम काटेंगे तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3 की, तो यहाँ पे मेरे पास एन की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 19। इतने हमारे क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एक सेकंड में 4.8 एम्पियर करंट यहाँ पे हो रहा है। 11th का हमारा कितना आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11th का सी नहीं बनेगा जी। क्वेश्चन नंबर 8, एक बार क्वेश्चन नंबर में 8। हाँ जी एक बार,
क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखो भाई, हम लोगों को समझना है कि वॉल्यूम जो हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है, कि अगर हमारे पास लेट से अगर कोई वायर है, तो वायर को अगर हम लोग स्ट्रेच करते हैं या भाई उसका साइज छोटा करते हैं, तो उसका वॉल्यूम जो रहता है हमारे पास सिलेंडर का, वो हमारा क्या है, सेम रहता है। तो इस सिचुएशन में मैंने आपको बताया है कि लेट से अगर हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला ये भी होता है भाई, एरिया इंटू में लेंथ। ठीक है, यहां से आई थिंक मेरा नेट भी सही चल रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं भाई। ओके, एक बार बता दीजिए भाई 11th का हमारा। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया है कि जो हमारा A1 L1 होगा किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, तो दूसरी जो हम लोगों ने सिचुएशन ले रखी है उसके लिए भी हमारा वो वाला कंसेप्ट सेम रहेगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा है भाई कि फर्स्ट वायर के लिए जो मेरी वॉल्यूम है यहाँ पे A1 L1, वो सेकंड सिचुएशन की वॉल्यूम के बराबर रहने वाली है। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या माना है कि अगर लेट से अगर लेंथ का, अगर कंडक्टर है, अगर कंडक्टर की लेंथ स्टार्टिंग में A है और हम लोगों ने उसका एरिया कितना माना है A, लेंथ हमारी L है, हम लोगों ने सेकंड सिचुएशन में क्या किया है, उसकी लेंथ को डबल कर दिया है पहले से। तो हम लोग यहां से ये निकालेंगे कि जो मेरा यहाँ पे एरिया आएगा डबल करने के बाद कंडक्टर की लेंथ को, वो पहले वाले एरिया का हाफ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो यानी कि मेरे पास होता है ये। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या यूज करेंगे भाई, R1 इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, रो L1 डैश अपॉन A1 डैश। L1 डैश की वैल्यू क्या है भाई, पहले वाले का डबल है और एरिया हमारा पहले वाले का हाफ है, तो ये 2 हमारे दोनों फैक्टर बाहर आ जाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो यानी कि ये मेरे पास बचेगा रो L अपॉन A, और ये मेरे पास पहले वाले कंडक्टर की सिचुएशन है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास ये वाला आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, वीडियो हमारी रुक रुक के आ रही है भाई, क्लास रुक रही है। 1 मिनट मैं अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक कर रहा हूँ भाई, हालांकि यहाँ से तो देखो ठीक आ रही है, बट फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से एक बार दोबारा से क्रॉस चेक करें भाई। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक चीज़ें कर चुके हैं। एक बार मुझे यहाँ पे क्लियर कर दीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे मूव करूँगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग चले, एक बार मुझे रिप्लाई करेंगे भाई। बीच में मे भी हो सकता है फ्लक्चुएशन आ रही हो, बट मेरी तरफ से चीज़ें सही हैं। एक बार मुझे रिप्लाई करें कि क्या ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। ओके, एक का मैसेज आ गया है कि भाई हाँ आवाज़ क्लियर है मेरी। अब ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो आप लोग खुद निकालोगे भाई। सेम बेस पे मैंने एक क्वेश्चन और डाला है यहाँ पे। एक बच्चे का मैसेज आया है मेरे पास। ओके, ठीक है ठीक है, सभी का आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखिए एक बार आप, और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सेम हमारा ऊपर वाला ही कंसेप्ट रहेगा। इफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज मेल्टेड एंड रिकास्ट टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, अब की बार इन्होंने लेंथ को यहाँ पे हाफ कर दिया है, देन द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी। तो देखो मैं पहले वाला जो क्वेश्चन है उसको दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ। इस क्वेश्चन में मान लो भाई हमारे पास ये एक वायर है, वायर का जो हम लोग ले रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर A ले लेते हैं, और इसकी लेंथ जो है हमारे पास ये L है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दैट इज रो L अपॉन A। रो हमारे यहाँ पे क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ऑडियो ठीक नहीं है सर। ओके, 1 मिनट में दोबारा से क्रॉस चेक कर लेता हूँ भाई। देखिए मेरी तरफ से चीज़ें क्लियर है भाई। ठीक है, मेरा नेट भी यहाँ पे सही चल रहा है। एक बार आप अपना एक बार नेट क्रॉस जरूर चेक करें। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को देखो समझा रहा हूँ अभी कैसे है। अगर हमारे पास कोई भी अगर वायर है जिसकी लेंथ L है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो हमारे पास इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारे पास ये रहेगा। अब मैंने क्या किया है, दूसरी सिचुएशन में हमने इसकी लेंथ को L/2 डिक्रीज कर दिया है। यहाँ पे L/2 कर दी भाई दूसरी, यानी कि L डैश की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं। तो अब आपको सबसे पहले यहाँ पे एरिया निकालना पड़ेगा कि कितना हमारा यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है अगर कोई भी अगर हमारे पास वायर है उसकी वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगी। तो पहले वाली अगर हम सिचुएशन ले लें भाई यहाँ पे, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि लेट से स्टार्टिंग की अगर ये वाली A1 L1 वो मेरा किसके बराबर रहता है भाई, A2 L2 के बराबर रहता है।
अब पहले वाली जो सिचुएशन है, यहाँ पे मैंने L1 की वैल्यू ले रखी है L, ठीक है, और A1 की वैल्यू मैंने ले रखी है यहाँ पे A। और जो सेकंड की इक्वेशन है, तो L2 की वैल्यू मैंने डिफाइन कर रखी है भाई, यहाँ पे देखो ये L/2। तो यानी कि जो पहले वाली लेंथ मेरी होगी यहाँ पे, L' को रिमूव कर देते हैं, फिर L2 से समझ लेते हैं। तो जो मेरे पास नया जो हम लोगों ने वायर बनाया है भाई रिकास्ट करके, उसकी लेंथ पहले वाले की हाफ हो गई है। तो अब आपको यहाँ पे A2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी भाई, ठीक है। तो हमारा L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो मेरा एरिया है वो क्या हो जाएगा भाई, पहले वाले का डबल हो जाएगा यहाँ पे। ये आपको समझना है सबसे मेन बात, ये हमारा यहाँ पे मेनली बनेगा भाई। यानी कि जब आप किसी वायर की लेंथ को आधा कर दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है भाई उसका एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, डबल। अब हमारा जो सेकंड सिचुएशन है, सेकंड सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग निकालेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो आर डैश की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी यहाँ से, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला रसिस्टिविटी सेम रहेगी, ठीक है। L2/A2 की कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे। तो आर डैश जो मेरा नया रेजिस्टेंस आएगा, तो रसिस्टिविटी सेम है। हम लोगों ने L2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, L/2। और जो मेरा एरिया बनेगा वो क्या हो गया भाई, पहले वाले का डबल है, ठीक है। आपको ये चीज़ समझनी है यहाँ पे, ठीक है। अब वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, कितना होगा हमारा, तो आर डैश की जो मेरे पास वैल्यू है दैट इज दिस L/(up to) हमारा नीचे वाला फैक्टर और ऊपर वाला फैक्टर बाहर आ जाएगा अभी, ए वाली कंडीशन बनेगी, ये मेरा नया रेजिस्टेंस बनेगा। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ρL/A जो हमारी फर्स्ट सिचुएशन थी उसमें आर के बराबर है, तो यहाँ पे आप आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, R/4। तो ये मेरा यहाँ पे आंसर बनेगा। तो आर डैश की जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी दैट इज वो R/4 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये ऑप्शन बताइए भाई, क्या समझ में आ गया आपको ये चीज़, ठीक है, कि हमारा किस तरीके से यहाँ पे कंसेप्ट बनने वाला है, वॉल्यूम के केस के थ्रू आपको सोल्व करना है ये, ठीक है। एक बार रिप्लाई करें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 का अगर कंसेप्ट क्लियर है एक बार मुझे रिप्लाई करें, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 का आप क्वेश्चन पढ़िए और इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे क्या है भाई, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन ए 4 ओम रेजिस्टेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर विल बी। तो ये जो हमारा बेसिकली क्वेश्चन है भाई जूल लॉ के ऊपर बेस्ड है, जो हम लोगों ने ऊपर एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा है। एनर्जी लिख लीजिए, हीट एनर्जी लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, वो मेरे पास रहेगी भाई, यहाँ पे कितनी होगी भाई, दैट इज VIT बनेगा हमारा, या करना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे हीट एनर्जी यानी कि आपको H की वैल्यू डिफाइन कर रखी है भाई, यानी कि H की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी है, 100 जूल है, ठीक है। ईच सेकंड, तो टाइम की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी दे रखी है, 1 सेकंड दे रखी है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास कितनी है, दैट इज 4 ओम। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो आपको V की वैल्यू बतानी है। देखो भाई आपके पास टाइम भी है, रेजिस्टेंस भी है और H भी है। तो यहाँ से देखो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, दैट इज V² R इंटू में T। तो यहाँ से V² की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, दैट इज H इंटू में R/T। तो H की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 100, रजिस्टेंस की वैल्यू 4, टाइम की वैल्यू है 1, तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ से 400। तो V² की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है भाई, 400। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालनी तो क्या करेंगे, इसका रूट, तो मेरे पास आ जाएगी यहाँ से दैट इज 20 वोल्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का हमारे पास क्या आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ये भी चीज क्लियर है भाई आपकी, हाँ जी। ये हमारी फिजिक्स की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के क्वेश्चन को कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर है सभी को। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, फिर भाई जल्दी से बताइए मुझे क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 14। एक बार रिप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर हमारे यहाँ पे क्या बनेगा भाई, फिर वीडियो रुक गई है, ओके मैं एक बार भाई चेक कर लेता हूँ।
आई थिंक भाई अब चल गई है ये। ओके ओके, ठीक है ठीक है। आई थिंक मेरा नेटवर्क इशू हो गया था भाई, अब आई थिंक आपके लोगों के मैसेज मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये आपको समझना है। टू बल्ब हैविंग द फॉलोइंग रेटिंग, तो यहाँ पे 220 नहीं है भाई, क्वेश्चन मैंने किया था, तो ये हमारा यहाँ पे 200 वोल्ट रहेगा, तब जाके हमारा ये रेशियो निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए टू बल्ब हैव द फॉलोइंग रेटिंग, तो सबसे पहले तो देखो आपको ध्यान में रखना है भाई, अगर जब भी कभी भी अगर बल्ब वाला क्वेश्चन आता है, तो हमेशा जो भी कोई कंपनी किसी भी बल्ब को बनाती है, तो वो हमेशा उसकी पावर और वोल्टेज जरूर देती है कि भाई जो बल्ब है, जैसे हम लोग घर पे लेके आते हैं भाई 10 रुपये वाला, वो हमारा 100 वोल्ट का होता है मान लीजिए, और वो 220 वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू पे काम करता है। तो अगर ऐसा कभी आपका क्वेश्चन बनता है, तो सबसे पहले तो भाई आपको यहाँ पे P इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर, इस फॉर्मूले का यूज करके आपको सबसे पहले भाई हर सिचुएशन में आपको रजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, चाहे बल्ब आपके सीरीज में हो चाहे पैरेलल में दे रखे हो आपको। तो यहाँ से सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या है, वी स्केयर अपॉन पी से आपको क्या निकालोगे, यहाँ से रजिस्टेंस निकालोगे किसी भी क्वेश्चन में। उसके बाद फिर आपको देखना है कि भाई आपसे वो क्या चीज़ पूछ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने सिंपली क्या है, देखो आपसे सिर्फ रजिस्टेंस का रेशियो पूछा है, तो ये तो बहुत हमारा ईजी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो रजिस्टेंस हमारे पास कितना होगा बल्ब का भाई, दैट इज वी स्केयर अपॉन पी। तो मेरे पास फर्स्ट के लिए कितनी है पावर 40 वोल्ट, और मेरे पास पावर वोल्टेज कितनी है, तो 200 का स्क्वायर डिवाइड बाई 40, ये मेरे पास पहले का आ गया भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे भाई, ठीक है, यानी कि दूसरा रजिस्टेंस ले लीजिए, उसमें कितना बनेगा मेरा, दैट इज 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई मेरा कितना जाएगा यहाँ पे 20। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर लीजिए, तो आपका रजिस्टेंस का कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे R1 अपॉन R2 को डिवाइड करेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा दैट इज 200 का स्क्वायर अपॉन 40, और ये मेरा आ गया भाई यहाँ पे दैट इज 100 का स्क्वायर इंटू में 20। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या कंसेप्ट बनेगा भाई, इसको अगर हम लोग यहाँ पे सोल्व आउट करते हैं, तो देखिए 200 इंटू में हमारा 200 लिख लेंगे, और ये हमारा कितना आ गया भाई 100 इंटू में 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी भाई यहाँ से। ठीक है, ये हमारा 2 पे हम क्रॉस आउट कर देंगे, 2 से 2 मेरा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा भाई दैट इज 2:1। ठीक है, तो पहले वाले का रजिस्टेंस दूसरे वाले के रजिस्टेंस का डबल। ठीक है, तो ये मेरा कंसेप्ट बनेगा यहाँ से। ठीक है, आई थिंक ये सभी को क्लियर है, तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पे क्या बनेगा भाई, द करंट फ्लोइंग, क्वेश्चन नंबर हमारा जो हम लोगों ने किया है अभी दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, सभी को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 सभी को क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भाई हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, यानी कि वायर का जो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस है भाई वो आपको 2 ओम दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, वेरीज विद टाइम एज शोन इन फिगर अलोंग साइड, द अमाउंट ऑफ हीट आपको बतानी है कितनी प्रोड्यूस होगी 3 सेकंड के अंदर। तो बेसिकली देखो ये जो हमारा कंसेप्ट है ये हमारा बनेगा तो सिंपल क्या भाई, जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट I²RT पे, बट आपको ग्राफ के थ्रू इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमारा A से D ये हमारी 1 सेकंड है, D से G हमारी 1 सेकंड है, और G से J ये भी हमारी 1 सेकंड है। तो तीनों की आपको फर्स्ट सिचुएशन में, सेकंड सिचुएशन में और थर्ड सिचुएशन में हीट निकालनी है इस फॉर्मूले के थ्रू, और फिर आपको टोटल ऐड कर देना है। ठीक है, जिससे आपको टोटल हम लोग 3 सेकंड के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वैल्यू निकाल सके। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं A से D की, तो देखो इस वाले सिचुएशन में देखिए भाई यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस तो देखो हमारे पास कितना है 2 ओम ही है, टाइम मेरा यहाँ पे कितना है 1 सेकंड A से D का, और यहाँ पे देखो हमारा करंट कितना है 3 एम्पियर, कितना है भाई हमारा यहाँ पे 3 एम्पियर हमारा है यहाँ पे करंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बतानी है, हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, दैट इज I²RT। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमारा पे क्या बनेगा भाई, कि जो हमारा 3 का स्क्वायर इंटू में 2 इंटू में 1, तो यहाँ से मेरे पास आंसर कितना आ गया भाई, दैट इज 18 जूल बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसकी बात कर लेते हैं, इस केस में देखिए मेरे पास करंट की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे देखिए 2 आ रही है, 2 एम्पियर। ठीक है,
और मेरे पास यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस हमारे पास सेम ही है वायर का 2 ओम। टाइम मेरे पास यहाँ पे कितना है 1 सेकेंड। तो देखो यहाँ पे हमारे पास अगर एच निकालेंगे, अब देखो भाई, अब बेसिकली ये हमारा क्या, अगर हम ग्राफ के हिसाब से देखेंगे तो आई की वैल्यू मेरे पास -2 एम्पियर आ रही है, बट हमारे फॉर्मूले में आई स्क्र आर टी है, तो यानी कि -2 का स्क्र इंटू में 2 इंटू में 1 बनेगा। तो यहाँ से भी भाई मेरे पास क्या है 8 जूल प्लस की वैल्यू रहने वाली है। रिकॉर्डेड क्लास भी करनी है क्या सर फिजिक्स की? बिल्कुल करनी है जी, वो आपकी थ्योरी के लिए है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोवाइड करवा सके। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए निकालिए। तो यहाँ पे हमारा करंट की बार क्या है प्लस में, तो ये मेरा 1 एम्पियर करंट है। रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 2 ओम है। टाइम मेरा यहाँ पे कितना है 1 सेकेंड। तो यहाँ से हीट हमारी कितनी होगी भाई, दैट इज 1 का स्क्वायर इंटू में 2 इंटू में टी। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई 18 जूल। तो 3 सेकंड के लिए टोटल हीट मेरे पास कितनी आएगी, H1 प्लस H2 और मेरा क्या हो जाएगा H3। तो 18 प्लस 8 प्लस 2, मेरा आंसर कितना जाएगा यहाँ से, दैट इज 28 जूल हो जाएगा यहाँ से। तो ये मेरा ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सभी को क्लियर है, एक बार देखें भाई, फिर मुझे बताइए, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भाई, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितना भी पॉसिबल हम लोग अलग अलग तरीके के अलग अलग अगर कंसेप्ट के क्वेश्चन करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिट है एग्जाम के लिए। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक चैप्टर के एटलीस्ट 70 से 80 क्वेश्चन तो प्रोवाइड करवा दूँ, जिससे अगर आपको क्वेश्चन भी अगर कर लोगे ना, जो हम लोगों ने उन क्वेश्चनों में कंसेप्ट सोल्व किए हैं, उससे भी आप अपना पेपर ईजिली कर सकते हो भाई फिजिक्स का। चलिए ठीक है, अभी मैसेज मेरे पास आ गया है। चलिए उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए क्या है भाई हमारा, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलामेंट इन 16 सेकेंड। ये क्वेश्चन भाई आपको खुद को सोल्व करना है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ आपको क्या बताने हैं, इलेक्ट्रॉन बताने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे कितने रहेंगे, तो करंट की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 1 एम्पियर। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको 16 सेकेंड। ठीक है, और आपको बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास करेंगे भाई 16 सेकेंड में। अगर हमारा कंडक्टर के अंदर करंट 1 एम्पियर है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो Q इज इक्वल टू NE अपॉन टी। तो यहाँ से आपको N की वैल्यू निकालनी है भाई, वो क्या हो जाएगा I इंटू में T अपॉन E हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर, टाइम की वैल्यू मेरे पास है 16 और नीचे वैल्यू आएगी दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 90। तो ये देखो डॉट हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा मेरा, तो 16 से 16 हम कैंसिल आउट कर देंगे और 10 की पावर माइनस 19 ऊपर आएगा, तो इसका आंसर मेरे पास हो जाएगा दैट इज 19 का ऑप्शन नंबर 1। देखिए मैं आपको पहले भी बोल रहा हूं कि मैं आपको अभी जिन बच्चों को मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप लोग एक बार थ्योरी जरूर करके देखें भाई, क्योंकि देखो जो थ्योरी में मैंने चीज़ें कवर करवा रखी है उसी के बेस्ड पे मैं आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो पहले आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद फिर आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी वीडियो मिलेगी और फिर आप इन क्वेश्चनों को समझिए कि जो कंसेप्ट आप लोग थ्योरी में पढ़ रहे हो उनको यूज हमें किस तरीके से यहाँ पे करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पे क्या बनेगा भाई। ये भी क्वेश्चन भाई आपको खुद सोल्व करना है। हम लोग ये ऊपर वाला कंसेप्ट पढ़ के आए हैं। ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी लेंथ L1 है और एरिया हमारे यहाँ पे A है। अनदर कंडक्टर जिसकी लेंथ 2L है, रेजिस्टेंस हमारा क्या, दोनों का सेम मटेरियल है। तो आपको बताना है, अब की बार आपको एरिया की वैल्यू निकालनी है भाई यहाँ से। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे ऊपर वाला, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर जिसकी लेंथ अगर L है और एरिया अगर A है, यहाँ पे भाई हमारा क्या है, एरिया A। तो इस सिचुएशन में आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी बनेगी, दैट इज रो L अपॉन A। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अनदर कंडक्टर जिसकी लेंथ क्या है 2L और रेजिस्टेंस क्या है, सेम मटेरियल का है, तो कंडक्टिविटी सेम है और रेजिस्टेंस है। तो दूसरे वाले के लिए रेजिस्टेंस सेम है हमारा, रेसिस्टिविटी भी सेम है, लेंथ की वैल्यू पहले वाले से कितनी है, डबल। तो अब आपको यहाँ पे इस A डैश की वैल्यू बतानी कितनी होगी। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगर दोनों का रेजिस्टेंस बराबर दे रखा है तो रो L अपॉन A हमारा यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा भाई, दैट इज रो 2L अपॉन A डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो रो से रो कैंसिल आउट, हमारा L से हमारा L कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो मेरे पास ए डैश की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी भाई, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डैश की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, 2a की वैल्यू आ जाएगी भाई यहाँ से। दैट इज ऑप्शन नंबर मेरा क्या बनेगा यहाँ पे, ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो ये मेरा कंसेप्ट है भाई। एक मिनट में चेक कर रहा हूँ भाई मेरा नेटवर्क। देखिए मेरी तरफ से तो भाई नेटवर्क प्रॉपर जा रहा है, एक बार आप अपना नेटवर्क जरूर चेक करें। ठीक है, तो मैंने जो ये क्वेश्चन करवाया है एक बार आप बिल्कुल देखें भाई चीज को, बेसिक कंसेप्ट के थ्रू हम इस चीज की वैल्यू को कैंसिल आउट कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 क्लियर है क्या सभी को? हाँ जी, एक बार मुझे रिप्लाई जरूर करे भाई कि क्या मेरी ऑडियो वीडियो और ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया है ये आपको समझ में आ गया है। एक बार रिप्लाई कर दे भाई सारे। ओके ठीक है, यानी कि मेरी वीडियो सही चल रही है भाई। एक बार दीप्ति आप चेक करें भाई अपना नेटवर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बनेगा भाई। एन इलेक्ट्रिकल किटल कंज्यूम, ये उन्होंने पावर दे रखी भाई। अब की बार पावर हमारे पास है 1 किलो वोट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड टू कितना है भाई, 220 वोल्ट पे। ए फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर इट। तो ये भाई हमें यूज करना है फ्यूज वायर। तो बेसिकली फ्यूज वायर हम कहाँ पे यूज करते हैं, सेफ्टी एलिमेंट होता है हमारे पास ये। ठीक है, और जो भी हम लोग यहाँ पे वायर यूज करते हैं वो लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है। अगर किसी स्पेसिफाइड वैल्यू से अगर ये ज़्यादा करंट अगर किसी सर्किट में फ्लो होगा तो ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट यानी कि जूल लॉ की वजह से ये गर्म हो जाएगा और गर्म होने से टूट जाएगा, जिससे हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और जितने भी हमारे अप्लायंस है वो सेफ हो जाएंगे हमारे घर पे। तो सेफ्टी है हमारे पास, ये हमारे पास अप्लायंस है। तो देखो हमारे पास पावर इन्होंने दे रखी है 1 किलोवाट यानी कि 1000 वोल्ट दे रखी है, और आपको यहाँ पे वोल्टेज कितनी दे रखी है भाई, 220 वोल्ट। तो आपको बताना है, तो सबसे पहले हम लोग पावर का फॉर्मूला यूज करके करंट की वैल्यू निकालेंगे भाई। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, आई की दैट इज P अपॉन V। तो P हमारे पास कितना है 1000 डिवाइड बाई मेरा कितना आ गया भाई 220। तो कैंसिल आउट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा भाई दैट इज, इसको भी सोल्व करना है भाई हमें। तो ये हो जाएगा लगभग मेरा 50 और ये आ जाएगा मेरा 11। तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आ जाएगी भाई 1144 लगभग 4.6 के समथिंग हमारा यहाँ पे क्या करंट बनेगा। तो किसी भी सर्किट में जो हमारा करंट है भाई वो 4.6 एम्पियर जा रहा है। अब आप इसके ऑप्शन देखिए, तो 1 एम्पियर 2 एम्पियर और 4 एम्पियर ये तो हम यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि भाई सर्किट में हमारा 4.6 का तो करंट जा ही रहा है ना। तो थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट का मेरा रखना पड़ेगा, जैसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है भाई 5 एम्पियर का है। तो कम से कम हमें जो फ्यूज वायर है वो एटलीस्ट 5 एम्पियर तक का तो रेटिंग का रखना है। अगर 5 एम्पियर से किसी रीजन की वजह से अगर सर्किट में करंट बढ़ जाता है तो फिर ये क्या है भाई हमारा टूट जाएगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्वेश्चन नंबर 22 का जो देखो लेंथ ऑफ वायर हमारी सिंपल डबल कर दी है। अब सिंपली देखो हम ये भी चीज़ समझ सकते हैं कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए सिंपल कंडीशन होती है। तो वहाँ पे हम लोगों ने वॉल्यूम का कंसेप्ट यूज किया था कि जो हमारा A1 L1 है वो हमारा क्या है भाई A2 L2 के बराबर हमारा हो जाएगा। अगर हम ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो सिंपली है भाई क्या है, वो कितना रजिस्टेंस हमारा यहाँ पे इंक्रीज करेगा वो आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपली दे रखा है कि एक वायर है जिसकी लेंथ हम लोगों ने डबल कर दी। अगर यहाँ पे एरिया की और वॉल्यूम का डिस्कशन नहीं है तो वाई बाई व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस चेंज, तो कितने अमाउंट के हिसाब से भाई हमारी चीज बढ़ेगी यहाँ पे। ठीक है, कितना आंसर बनेगा भाई यहाँ से इसका, अगर अगर हम लोगों ने सिंपल लेंथ ही डबल कर दी है यहाँ पे। ओके एक मिनट में चेक कर लेता हूँ भाई अपना नेटवर्क क्या है। नहीं आ रही क्या, एक मिनट देख लेता हूँ भाई मैं। देखिए मेरी तरफ से तो भाई नेटवर्क बिल्कुल सही जा रहा है, एक बार आप जरूर चेक करें भाई अपना।
ऑप्शन नंबर बी, हाँ डबल हो जाएगा भाई ऊपर वाले का आंसर। ओके ओके ओके, देखो भाई यहाँ पे देखो बच्चे हमारा क्या है, डायरेक्ट किसी भी चीज़ का हमारे पास कंसेप्ट नहीं है। एरिया देखो हम सिंपली यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि आर जो है मेरा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिंपली। अगर आप उसकी लेंथ को डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस हमारा डबल हो जाएगा। अब हम लोगों ने ऊपर क्या केस पढ़े हैं भाई, हमारे पास लेट से कोई वायर है, उसकी लेंथ अगर L1 है, एरिया A1 है, उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं। अगर एक वायर में अगर मैं सिचुएशन दे रखी है तो फिर बच्चे आपको ऊपर वाला कंसेप्ट यूज करना है। अब ये बहुत बेसिक कंसेप्ट आ गया हमारा कि भाई एक वायर है जिसकी लेंथ मेरे पास L है, ठीक है, और मैंने उस लेंथ को डबल कर दिया है यहाँ पे, तो सिंपली उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन डबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे। अभी क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन में है। विच स्टेटमेंट आपको बतानी है, ठीक है। एन एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट एंड ए वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है भाई कि जो हमारा एमीटर है वो सर्किट के हमेशा सीरीज में ऐड होता है, ये ठीक बात है। और जो मेरा वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में, तो पहला वाला जो मेरा है तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेरा क्या बनेगा, एन एमीटर एज ए हाई रेजिस्टेंस। एमीटर जो है मेरा वो हाई रेजिस्टेंस होता है भाई, क्या ये बात ठीक है भाई, बताइए मुझे एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 जो है भाई हमारा, इसका आंसर बताइए। एंड ए वोल्ट मीटर हैज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। दोनों समझिए किसका क्या आंसर रहेगा भाई क्वेश्चन नंबर 7 का, एक बार मुझे सारे रिप्लाई करेंगे एक बार। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा है भाई करंट को हम लोग मेजर करते हैं किससे, एमीटर से। एमीटर का हमारे पास ये वाला सिंबल होता है, ठीक है। और वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है, या पोटेंशियल को हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं सर्किट के अंदर, वो हम लोग मापते हैं भाई वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर का हमारे पास ये वाला सिंबल होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ एक बच्चे का रिप्लाई आया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल ठीक है भाई। अब देखो इसको समझते हैं भाई। एमीटर जो हमारा होता है, ठीक है, एमीटर हमेशा सर्किट के सीरीज में ऐड होता है भाई। और एमीटर को हम बनाते किससे हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज करके, ठीक है। अगर मैं आपको बनाता हूं तो गैल्वेनोमीटर हमारा जुड़ता है भाई इस तरीके से, जी से सिंबल नोट कर रहा हूं। और इसके पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं कि लो रेजिस्टेंस डिवाइस रखते हैं, जिसको मैं आर एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। कौन सा होता है भाई ये, शंट। यानी कि मैंने आपको वीडियो में भी समझाया हुआ है थ्योरी में कि एमीटर बनने के बाद तो सीरीज में ऐड होगा, बट जब हम गैल्वेनोमीटर से उसको एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस का जो रजिस्टर है वो ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ से देखो जब मैं 1/G प्लस 1/RS को जोड़ के, क्योंकि पैरेलल में है ना, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरी यहाँ पे लो निकल के आएगी भाई, ठीक है। तो एमीटर जो है मेरा वो लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस कम होगा वो करंट को उतने अच्छे से ही हमारा क्या बनेगा भाई, हाँ बिल्कुल, उतना अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा करंट को मापेगा, रुकावट कम होगी तो एमीटर जो है हमारा वो मेरा लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। और वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट के कैसे जुड़ता है भाई, सर्किट के वोल्ट मीटर जो है आपका, वोल्ट मीटर सर्किट यानी कि जिस भी कंपोनेंट के थ्रू में उसकी वैल्यू निकालनी है उसके पैरेलल में ऐड करना पड़ेगा। बट इसको भी हम गैल्वेनोमीटर से बनाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर के हम लोग सीरीज में एक क्या है भाई, हाई रेजिस्टेंस का क्या जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं भाई, हाई रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी G प्लस आर। तो वोल्ट मीटर मेरा हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, ये हमारा वोल्ट मीटर क्या है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। अगर आइडियली सिचुएशन की बात लेंगे तो वोल्ट मीटर का आइडियली रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। और आइडियली सिचुएशन में एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है भाई, 0, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस कम होगा वो उतनी आसानी से करंट को मेजरमेंट कर पाएगा। तो ध्यान में रखना भाई, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, गैल्वेनोमीटर से बनाने के टाइम पूछ रहा है या एमीटर बनने के बाद पूछ रहा है। बनने के बाद एमीटर सीरीज में ऐड होता है और वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल में होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे क्या बनेगा भाई, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना दे रखा है, मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ रेसिस्टिविटी। तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, आई थिंक आप ये निकाल लोगे भाई। आपको यहाँ पे लेंथ दे रखी है 300 मीटर, ठीक है, और आपको यहाँ पे भाई रेसिस्टिविटी
क्रॉस सेक्शनल एरिया ए की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 1.0 मिलीमीटर का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो भाई आपको यहाँ पे मीटर में लेके आना है। तो मिलीमीटर हमारा होता है 10⁻³ तो 2 मिलीमीटर है, -3 -6 हो जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास एरिया है 10⁻⁶, लेंथ की वैल्यू आपके पास इतनी है, और रसिस्टिविटी की वैल्यू है 1.0 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर आएगा भैया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दैट इज ρl/A। इसकी वैल्यू में आपको पुट करनी है और आपको इसका आंसर बताना है भी कितना आएगा। सोल्व करिए, कितना आंसर आएगा भाई यहाँ से 10⁻⁷ तो ये है। लेंथ हमारे पास कितनी है 300 डिवाइड बाई एरिया मेरे पास 10⁻⁶ है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 10⁻⁻1 बचेगा और 10 की यानी कि 30 आ जाएगा भैया यहाँ पे 30 ओम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी आंसर रहेगा यहाँ पे। एक बार रिप्लाई करें भाई मुझे, आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ भाई नेट मेरा प्रॉपरली जा रहा है। ठीक है, एक बार मुझे रिप्लाई करेंगे सारे कि क्वेश्चन नंबर 20 आपको समझ में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, हाउ मच एनर्जी डज ए 100 वोल्ट इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफर इन 1 मिनट। आपको एनर्जी बतानी है भाई, हमारे पास पावर है कितनी 100 वोल्ट और मेरे पास टाइम दे रखा है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड आपको दे रखा है। तो आपको बताना है भाई यहाँ पे, आपको ये बताना है कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है भाई दैट इज एनर्जी अपॉन टाइम। तो कितनी एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर करेगा, पावर इंटू में टाइम। तो ये मेरे पास आ गया भाई 100 इंटू में 60। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, दैट इज 6000 जूल। ये मेरा यहाँ पे कंसेप्ट रहेगा, ये तो बहुत ईजी है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरा यहाँ पे क्या बनेगा। मैंने मिक्स करके क्वेश्चन डाले भाई, कोशिश की है कि आपको हर एक तरीके का क्वेश्चन आप समझ जाओ कि हमें सोल्व किस तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, एट ए गिवन टाइम ए हाउस इज सप्लाइड टू ए 100 एम्पियर एट ए 220 वोल्ट। यानी कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में घर के अंदर भाई करंट की वैल्यू कितनी है 100 एम्पियर और वोल्टेज की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे हमारे पास 220 वोल्ट। हाउ मैनी 25 वोल्ट 220 वोल्ट लाइट बल्ब। देखो बल्ब की बात आ गई भाई, तो देखो बल्ब में मैंने आपको बताया था हमेशा, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि दो वोल्टेज आ गई है। बल्ब कोई भी अगर किसी भी कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनेगा तो बल्ब में हमेशा वो आपको पावर देंगे और आपको वोल्टेज देंगे। तो यहाँ से आपको क्या निकालना अगर जरूरत पड़ेगी तो रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब देखिए उन्होंने क्या बोला है भाई यहाँ पे, लाइट बल्ब कुड बी स्विच्ड ऑन इनटू द हाउस एट ए टाइम। ठीक है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे भाई एक घर में 100 एम्पियर करंट है और 220 वोल्ट की लाइट है, तो कितने 75 वोल्ट और 220 वोल्ट पे जो काम करने वाले बल्ब है वो उस सिचुएशन पे हमारे क्या है काम कर सकते हैं और हम उसको ऑन कर सकते हैं। तो हमारा क्या यहाँ पे कंसेप्ट बनेगा भाई, तो सबसे पहले देखो आपको समझना है इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मैंने आपको बच्चे पावर का कंसेप्ट समझाया था, अगर बहुत सारे बल्ब अगर हमारे हैं और वो आपको किस में दे रखे हैं भाई पावर, अगर पैरेलल में आपको कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, लेट्स से इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, इसकी पावर P3 है। तो पावर के अगर पावर हमें पैरेलल में ऐड करनी है तो उसको सिंपली हम इस तरीके से ऐड करते हैं P1 + P2 + P3। ठीक है, तो यानी कि अगर सारे के सारे सेम के हैं तो P इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से NP। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि भाई कितने 75 वोल्ट के ऐड होंगे, तो P इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से P = N इंटू में 75। इतने बल्ब हो सकते हैं भाई मेरे पैरेलल में, और टोटल पावर हमारी कितनी आई उसको निकालो और ऐड कर दो, सॉरी इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ से पावर कितनी बनेगी, बस 2-4 क्वेश्चन और रह गए भाई हमारे, हो जाएगा ये क्वेश्चन, बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक ये। तो देखो भाई यहाँ से पावर निकाल लेते हैं, P = मेरे यहाँ पे कितना बनेगा, P = VI। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ से 220 इंटू में 100। एक्चुअली ये मेरी फर्स्ट क्लास थी तो एक्चुअली मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये कितना लेंथी चलेगा, बट मैं 10 या 15 मिनट में इसको वाइंड अप कर दूंगा भाई। तो जितने भी रिलेटेड टॉपिक थे मैंने उनके क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। ठीक है, तो देखो भाई हमारी आउटपुट पावर कितनी है हमारी, इतनी है, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कितने हमारे पास बल्ब है। तो 75N मेरा किसके बराबर आ गया है 220 इंटू में 100।
तो यहाँ से कितने बल्ब हम ऐड कर सकते हैं भाई इस सिचुएशन में, तो 220 डिवाइड बाई 100, और ये मेरे पास कितना आ गया भाई यहाँ से 75। इसको सोल्व करना है भाई। इसको सोल्व करने के बाद आपको आंसर निकालना है, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा मेरे पास, आई थिंक 293 के समथिंग आएंगे भैया, एक बार आप चेक कर लेना इसका, ठीक है, कि कितने उसके थ्रू इसका आंसर रहेगा, ठीक है। इसको सोल्व आउट करना है, सोल्व आउट करके हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई हमारा यहाँ पे क्या बनेगा। सर समझ नहीं आया क्वेश्चन, कौन से वाला क्वेश्चन पूछा है भैया आपने, एक बार मुझे रिप्लाई करेंगे अंजू, ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में मैंने इन्होंने क्या पूछा है भाई यहाँ पे, एक किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन है भाई, घर में एक सिचुएशन में क्या है 100 वोल्ट की लाइट है, ठीक है, और उसमें क्या 220 वोल्ट की भाई मतलब लाइट चल रही है। तो सबसे पहले तुम लोग क्या करेंगे भाई, P इज इक्वल टू VI से हम लोग पावर निकाल लेंगे भाई उस सिचुएशन में कितनी पावर है, 220 इंटू में 100 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये हमारा बनेगा कंसेप्ट। अब इन्होंने बोला है कि अगर इतनी पावर अगर एक टाइम घर पे है तो 75 वोल्ट के कितने बल्ब हम लोग इस पावर में ऑन कर सकते हैं, तो इन्होंने ये बोला है। और इन्होंने लिखा हुआ भी कि जो हमारे घर में कनेक्शन होता है वो पैरेलल में होता है, तो पैरेलल में हम लोग कितने 75 वोल्ट के बल्ब को कनेक्ट कर सकते हैं अगर हमारे घर में उस टाइम 100 एम्पियर का करंट है और 220 वोल्टेज के उस पर। तो मैंने क्या बताया आपको कि अगर जब हम पावर को पैरेलल में ऐड करते हैं तो पावर को पैरेलल में ऐड करने का हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है। P1 P2, अब मान लेते हैं कि भाई हमारे n बल्ब हैं जो उसमें जुड़ सकते हैं, तो n बल्ब के लिए मेरे पास P इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी बनेगी, NP बन जाएगी यहाँ से। अब यहाँ पे पावर इन्होंने दे रखी कितनी 75, तो यानी कि टोटल बल्ब हमारे ऐड हो सकते हैं पावर के लिए N75। हमारे घर में पावर कितनी है 220 इंटू में 100, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि घर में जो हमारे पास पावर है उसमें हम कितने 75 बल्ब को ऑन कर सकते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि अगर हम उससे ज़्यादा बल्ब लगा देंगे घर वाली पावर से, अगर ज़्यादा पावर हो गई तो भाई ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे क्या है ब्रेकडाउन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसलिए दोनों पावर को मैंने इक्वेट कर दिया यहाँ पर, इसको सोल्व कर लिया है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया भाई। अब रिप्लाई करेंगे भाई मुझे एक बार, उसके बाद फिर मैं अगले वाले क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ। क्लियर है, एक बार रिप्लाई दीजिए। नहीं आज ही एक्चुअली क्या है भाई, ये मेरी फर्स्ट टाइम की वजह से मैंने थोड़ा सा इसमें सीखा है डेमो, बट कल मैं अपनी क्वेश्चन मतलब जो हमारी क्लास रहेगी लाइव वो लगभग 5 बजे के समथिंग हमारी होगी भाई कल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, फटाफट से कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और रहते हैं इंपॉर्टेंट। हीट प्रोड्यूस इन ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस X व्हेन ए करंट ऑफ Y फ्लो इन Z टाइम। ये तो आप बता सकते हो कि क्या बनेगा अभी इसका आंसर, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 52, आप साथ में क्वेश्चन नंबर लिख के फिर आप उसके बाद क्या करिए भाई उसका ऑप्शन लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 52 का क्या आंसर बनेगा, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो हीट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज I² RT, ये हमारा होता है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास करंट कितना है यहाँ पे Y है तो Y का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास X, और टाइम कितना है मेरे पास Z। तो किस में दे रखा है ये ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 क्लियर है भाई सभी को। चलिए उसके बाद भाई आई थिंक 2 क्वेश्चन रह गए हमारे यहाँ पे, ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक भाई हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क, देखो भाई पहला इन्होंने दे दिया है, पहला जो बल्ब है उसकी पावर कितनी दे रखी है 25 वोल्ट, और वोल्टेज कितने पे काम कर रहा है 120 पे। और दूसरा जो हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका इन्होंने पावर दे रखी है 100 वोल्ट, और वोल्टेज कितने पे काम कर रहा है 120 पे। आर जॉइंड इन सीरीज टू सम सोर्स ऑफ 120 वोल्ट, देन विच ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब विल यील्ड मोस्ट लाइट। तो देखो भाई इसको हम लोग थ्योरी से भी निकाल सकते हैं और हम लोगों ने डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था भाई, आपको सिंपली एक चीज़ ध्यान में रखनी, हालांकि इसको मैं पूरा एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, लेकिन इस सिचुएशन में आप ध्यान रख लीजिए भाई जो मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लो हमारे घर में हमारा जो कनेक्शन होता है भाई,
वो हमारा होता है पैरेलल में हम लोग कनेक्शन करते हैं। अब हमारे पास घर में दो बल्ब है, लेट्स से एक बल्ब तो हम लेके आए 60 वोल्ट का और दूसरा बल्ब मैंने लगा दिया भाई दूसरे कमरे में 100 वोल्ट का। तो हमारे घर में सबसे ज़्यादा लाइट कौन से वाला बल्ब देने वाला है यहाँ पे, 100 वोल्ट का देगा या 60 वोल्ट का देगा? तो जनरली जो हम रियल लाइफ में देखते हैं भाई, अगर बल्ब पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो जितना ज़्यादा वोल्ट का बल्ब हम लोग यूज़ करेंगे उतनी ही पावर वो ज़्यादा लेगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा चमकेगा भाई वो। ठीक है, तो हाई पावर वाला जो बल्ब है हमारा वो क्या होगा, ब्राइटेस्ट होगा हमारा घर में। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मैं इसका उल्टा कर लेता हूं भाई, ठीक है, उल्टा मैं क्या कर लेता हूं, उल्टा हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, एक मिनट, आई थिंक मेरा, अगर हम लोग बल्ब को अगर हम सीरीज में ऐड करते हैं यहाँ पे, तो आपको इसके अपोजिट में ध्यान में रखना है भाई। पावर हमारा ये 60 वोल्ट का है और दूसरा मेरा जो यहाँ पे P2 है वो हमारा हाईलाइट से 100 वोल्ट का है। ठीक है, घर वाले के कनेक्शन के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है भाई कि घर में हाई पावर वाला ज़्यादा लाइट देता है तो सीरीज में इसका उल्टा, तो यहाँ पे जो ब्राइटेस्ट कलर में चमकेगा, जो मोस्ट लाइट खींचेगा भाई, वो हमारा होगा लो पावर का। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये क्वेश्चन तो हमारा इसी ट्रिक से हो जाएगा। अब दो इलेक्ट्रिक बल्ब है और दोनों को हम लोगों ने किस में ऐड कर रखा है, सीरीज में, तो मोस्ट लाइट यानी कि ब्राइटेस्ट कौन सा चमकेगा, ये 25 वोल्ट वाला चमकेगा भाई डायरेक्ट। इसको हम लोग थ्योरी से भी करवाऊंगा मैं आपको, लेकिन मैं आपको आगे के लिए फॉर्मूला रिवाइज करवा रहा हूँ यहाँ पे कि 25 वोल्ट का ये है। अगर इन दोनों को पैरेलल में अगर ऐड कर देंगे ना तो पैरेलल में हमारा 100 वोल्ट का ज़्यादा चमकेगा। ये मैं आपको कंसेप्ट समझाने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग कर भी सकते हैं भाई। अब देखो दोनों ही हमारे सीरीज में ऐड कर रखे हैं। ठीक है, इसको देखो कैसे करेंगे भाई, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई 25 वाला, बिल्कुल। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये हमारा इसकी पावर कितनी है, दैट इज 25 वोल्ट, और ये कितने पे काम कर रहा है, वोल्टेज 120 वोल्ट पे काम कर रहा है। दूसरा जो मेरे पास पावर का बल्ब है ये 100 वोल्ट का है। ठीक है, और इसकी वोल्टेज कितनी है मेरे पास 120 वोल्ट, और इसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या है भाई, बाहर से जो हम लोगों ने सोर्स लगा रखा है वो 120 वोल्ट का लगा रखा है यहाँ पे। तो आपको बताना, तो मैंने आपको बताया था अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो सबसे पहले तो आप रेजिस्टेंस निकालोगे भाई, कितना आएगा यहाँ से, दैट इज V² अपॉन P। ठीक है, और यहाँ से रेजिस्टेंस अगर आप इसका आप R1 लिख लीजिए, इसको R2 लिख लीजिए, तो ये भी मेरा आएगा दैट इज V² अपॉन P। तो दोनों की अगर वोल्टेज बराबर है 120 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आ गया भाई मेरा यहाँ पे, दैट इज 100, और यहाँ पे अगर निकालेंगे तो ये कितना आएगा 120 का स्क्वायर डिवाइड बाई 25। तो अगर देखो नीचे यहाँ पे तो 25 से डिवाइड कर रहे हैं 120 के स्क्वायर को, यहाँ पे 100 से, तो ऑब्वियस ही बात है भाई यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस की वैल्यू किसकी ज़्यादा वैल्यू आएगी, R1 की वैल्यू ज़्यादा आएगी भाई। ये मेरा कंसेप्ट बनेगा यहाँ से। तो R1 जो मेरा रेजिस्टेंस है भाई वो ज़्यादा होगा किससे, R2 वाले बल्ब से। अब करंट जो मेरा रहता है ना सीरीज में वो सेम रहता है भाई। ठीक है, बल्ब में आई करंट भी फ्लो करेगा, एक में भी और सेकंड में भी। अब हमारे पास हीट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, दैट इज I² R, और यहाँ पे भी हम लगाएंगे I² R वाला फॉर्मूला, क्योंकि सीरीज के अंदर हमारा करंट सेम है। अगर R1 की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है, I की वैल्यू दोनों में बराबर है, तो अगर R1 ज़्यादा है R2 से तो हीट भी ज़्यादा कौन वो करेगा भाई, वो हमारा करेगा पहले वाला ही। ठीक है, तो इसका जो मेरे पास आंसर रहेगा भाई, दोनों से समझा दिया मैंने, तो ऑप्शन नंबर मेरा ये ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और आज का हमारा आई थिंक इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है भाई। अरे 2 क्वेश्चन और बचते हैं क्या, चलो भाई फटाफट कर लेते हैं भाई, अब हमारा ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे। इन ए हाउस 100 वोट, ये पावर की वैल्यू दे रखी है भाई आपको यहाँ पे 100 वोट, इलेक्ट्रिक बल्ब आर लाइटेंड फॉर कितना है भाई 4 आवर डेली, टाइम आपको दे रखा है यहाँ पे 4 आवर। ठीक है, द डेली इलेक्ट्रिसिटी कितनी आप कंजप्शन कर रहे हो यहाँ पे, ये निकालिए भाई। इसका ऑप्शन नंबर डी आ गया है क्या, कौन से वाले क्वेश्चन का है भाई ऑप्शन नंबर, अच्छा इसका बताइए भाई 106 का कितना आंसर बनेगा। अब देखो यहाँ पे भाई हमारे पास 6 बल्ब हैं और 6 बल्ब हमारे क्या है घर में पावर पैरेलल में यूज करते हैं। तो अगर पैरेलल में हम लोग कैसे निकालेंगे पावर को, P1 प्लस P2 अप टू P6 निकालेंगे। अब सबकी 100 वोट के हैं तो ऑब्वियस सी बात है भाई मेरे पास जो P इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 600 वोट। हमारे पास पावर कितनी है 6 बल्ब की, 100 वोट वाले बल्ब की 600,
और मेरे पास टाइम कितना है भाई 4 R है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ से मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला आ गया भाई पावर इंटू में टाइम। तो पावर मेरे पास है 600, ठीक है, और मेरे पास आर कितना है 4, तो यह आ जाएगा भाई मेरे पास 24, ये आ गया भाई किलो आर, सॉरी किलो नहीं वोट आर आ जाएगा भाई। तो यानी कि बच्चे मेरे पास एक, हमारे पास जो एनर्जी की एक यूनिट होती है किलो वोट आर, तो इसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 1000 से और डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगी भाई 2.4 किलो वोट आर। अगर 6 बल्ब 100 वोट के हर दिन 4 घंटे चलते हैं तो वो कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं भाई, यहाँ पे 2.4 किलो वाट आर आएगा इसका। क्या ये समझ में आ गया भाई आपको कि हम लोगों ने किस तरीके से निकाला है। 6 बल्ब है हमारे यहाँ पे, 6 बल्ब हमारे पैरेलल में जुड़े हुए हैं भाई इन हाउस, क्योंकि घर में हम कलेक्शन पैरेलल में करते हैं, ठीक है। हाँ, तो अंजलि का ऑप्शन आ गया अभी मेरे पास, ठीक है। चलिए भाई, और आज का हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा मतलब एनर्जी से रिलेटेड है हमारा, इलेक्ट्रिक पावर है हमारा। इसकी पावर इन्होंने डिफाइन कर रखी है भाई यहाँ पे कितनी है 550 वोल्ट, और ये यूज करते हैं हम लोग 8 घंटे के लिए। तो टाइम की वैल्यू में कितनी दे रखी है 8 आर इन ए डे। एक दिन में भाई हमारे पास पावर कितनी दे रखी है 550 वोल्ट, और हमारे पास टाइम कितना है यहाँ पे 8 आर। तो हम लोग पर दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं भाई, E इज इक्वल टू पी इंटू में टाइम। तो मेरे पास पावर की वैल्यू है 550 और ये मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी भाई 8। तो सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा 0 40, तो मेरे पास वैल्यू आ गई भाई 4400 वाट आर। तो अब हम अगर हमें यूनिट निकालनी है, इन्होंने बोला ना कि पर यूनिट कितना खर्चा है, तो यूनिट का मतलब क्या होता है हमारे पास, यानी एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किलो वाट आर में। तो मेरे पास इसको 100 से 1000 से डिवाइड और कर दूंगा। तो मेरे पास पर दिन में हम कितनी एनर्जी को फूक रहे हैं 4.4 किलो वाट आर आ जाएगा। इसको बोलेंगे 4.4 यूनिट आ जाएगी मेरे पास भाई यहाँ से। और एक यूनिट का खर्चा कितना है 0.20। डबल हो रहा है साउंड, मे भी हो सकता है थोड़ी लेंथी होगी क्लास, बट ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा भाई। तो देखो यहाँ से अगर एक यूनिट का खर्चा कितना है 0.20, तो हम लोग एक दिन में कितनी एनर्जी यूज कर रहे हैं 4.4 यूनिट। तो कितना आ जाएगा भाई 4.4 इंटू में 0.20, इसको मल्टीप्लाई कर लेना भाई, कैसे कितना है 44 इंटू में 2/10। हाँ, तो ये आ जाएगा भाई 88/100। तो ये मेरे पास खर्चा पर दिन का कितना है भाई 0.88 रुपीज आ जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आज की हमारी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड क्लास है भाई। तो मैं अब आपसे, अगर आपको कोई चीज पूछनी है मेरे से, ठीक है, आप पूछ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम अपनी क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई भी चीज पूछनी है, किस तरीके से करना है, तो वो मैं आपको भी पीडीएफ, हाँ मैं ये जो हम लोगों ने भी क्लास ली है, ठीक है, ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। अगर कोई बाद में देखना चाहता है तो देख सकता है। और जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं वो मैं आपको इस क्वेश्चंस की पीडीएफ इस वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगा। ये दोनों के लिए ही कर लीजिए, क्योंकि देखो कांसेप्ट तो हमारे हर जगह होते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच जी आपके फीडबैक के लिए। रेगुलर क्लास करते रहे, बिल्कुल जी। देखिए, मैं बीच में एक दो दिन की तो बोलता नहीं हूँ, क्योंकि बुक का थोड़ा सा काम चल रहा है भाई, वरना मैं आपको हर एक चैप्टर की लाइव क्लास के साथ में विद कंसेप्ट आपको क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पे। क्वेश्चन भी सेंड कर दीजिए, प्रैक्टिस सारी इसमें कवर हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको बस क्वेश्चंस लगाने हैं, जिससे आपका जो आपने पढ़ा है वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, और कोई किसी का है भाई वॉइस का इश्यू है थोड़ा सा। एक्चुअली क्या है, मेरा रूम तो छोटा सा ही है भाई, बट फिर भी मैं देख लूंगा इसको अगली बार से, ठीक है। तो आई थिंक सभी का हो गया है, तो आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, अगर और कोई है तो ले लीजिए। थैंक यू सो मच जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई जितना मैं इजी लैंग्वेज में आपको चीज़ें करवाऊँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।